Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this session is basically continuity of the previous session that was air pollution. इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the greenhouse effect and the acid rains. तो डिटेल बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, so the main topic session it will be about greenhouse effect. Alright. ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टूडेंट्स एक समझने वाली चीज है. थोड़ा सा आप प्रीवियस सेशन को रिवाइज करें तो पोल्यूशन यानी आलूदगी और उस आलूदगी में से बहुत सारी ऐसी गैसेस जिन्होंने जाके ओजोन को खराब किया और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक शिगाफ बनता चला गया. अब उसकी वजह से कुछ ऐसी यूवी रेडिएशंस और सोलर रेडिएशंस जिनको ओजोन जज़ब कर लेती है वो भी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रेडिएशन जमीन तक आती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें जमीन के ऊपर दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील होना शुरू हो गया. अब इस चीज के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है उसको हम कहते हैं दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर आप बड़े पैमाने पे थोड़ा सा सोचें और इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपके बचपन से लेके अभी तक मौसम में बहुत सारी ऐसी नाखुशगवार तब्दीलियां आई हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा मॉडरेट एनवायरनमेंट बना होता है उसमें भी कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस हैं कि जो बाज़ औक़ात हमें बहुत नागवार गुजर रही होती हैं. जैसे कि गर्मियों का दौरानिया लंबा ही होता चला जा रहा है, दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है. इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगहें जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा जरखेज़ हुआ करती थी डिफॉरेस्टेशन वगैरह का शिकार होती चली जा रही हैं. अगर हम आर्कटिक और एंटार्कटिक पोल्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हुए हमें नजर आते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये सब तब्दीलियां असल में किस वजह से आ रही हैं? ड्यू टू द पोल्यूशन. और पोल्यूशन के बैक एंड पे क्या मौजूद है? इंक्रीज इन अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन. ऑलराइट, तो ये वाली सब चीजें इन पे गौर करें और इसके साथ ही साथ हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द ग्रीन हाउस. तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है. व्हाट इज अ ग्रीन हाउस? ऑलराइट, ग्रीन हाउस बुनियादी तौर पे एक बाउंड कंट्रोल्ड टेरिटरी को हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई शीशे की दीवारों और शीशे की छत से बना हुआ एक छोटी सी लोकेलिटी या छोटी सी टेरिटरी डेवलप की जाए कि जहां पे बुनियादी तौर पे मकसद क्या होता है कि इस तरह के पौधे जो बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में एट लो टेम्परेचर सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहे या बाज़ औक़ात उनको इंजेक्शंस दे के आर्टिफिशियल राइपनिंग की तरफ लेके जाना पड़ता है, उनको हम इस ग्रीन हाउस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें और उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से इन पौधों की ग्रोथ बेहतर हो सके. ऑलराइट, तो बुनियादी तौर पे ये एक कारआमद स्ट्रेटेजी है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें ये पता चलता है कि इसके पीछे चल क्या रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसके अंदर. तो अब समझिएगा स्टूडेंट्स, इसको सूरज से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेडिएशंस का मजमुआ जमीन तक पहुंचता है. अब जमीन तक पहुंचने से पहले आपको पता है एक तो बीच में कुदरती बैरियर मौजूद है, दैट इज द ओजोन. ओजोन ने क्या करना होता है? यूवीज वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेना है और स्पेस में वापस भेज देना होता है. इस वजह से हम बचे हुए हैं बहुत सारी बीमारियों से. लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी रेडिएशंस जो कि हमारी वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम मौजूद होगा, जब वो तमाम वेवलेंथ्स इस ग्लास शीट को क्रॉस करते हुए पौधों तक पहुंचेंगी तो रोशनी तो आराम से गुजर सकती है यहां से. लेकिन पौधे क्या करते हैं? कुछ वेवलेंथ्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को री एमिट कर देते हैं, री रेडिएट कर देते हैं. अब यहां पे जो शॉर्ट वेव आईआर वगैरह रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी उसकी वजह से क्या होगा? ग्रीन हाउस के अंदर दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है. क्योंकि आपको इस चीज का तो अंदाजा होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस बना किस चीज का हुआ है? शीशे का. एंड ग्लास इज एन इंसुलेटर फॉर द हीट. ये बाहर नहीं जाने दे रहा उस आईआर रेडिएशंस वगैरह को. तो इसका मतलब है कि अंदर का दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है. तो बुनियादी तौर पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन वगैरह बढ़ती है और पौधों की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में, तो यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बुनियादी तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हैड पॉजिटिव इफेक्ट इन द हिस्ट्री. अब अगर हम गौर करें कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होने की वजह से ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, समंदर के पानियों को गर्म कर रही हैं या जमीन की सतह को गर्म कर रही हैं या इसी तरह हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर जो हीट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता
तो फिर हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले जाते, इवन के अप टू -18 डिग्रीज तक जमीन का दर्जा हरारत चला जाता। इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो एक अच्छी चीज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी में इजाफा होता चला गया और उस इजाफे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बने कि जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसे फ्यूम्स, ऐसी गैसेस डेवलप कर ली जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ऑलराइट, तो अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या चीज है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। greenhouse gases the combination of different gases like carbon dioxide, methane, and even the water vapors, all right, that does not allow thermal radiations to escape back into the space. All right students, अब ये एक समझने वाली बात है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के ऊपर गौर करें तो बहुत सारी जगहों से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट गैसेस वगैरह के सोर्सेज हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह, जो इस तरह की नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं कि वो सब की सब ऊपर जाके ओजोन के नीचे एक ब्लैंकेट बना के बैठ चुकी हुई हैं। अब स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह है कि जब रेडिएशंस री एमिट होती हैं या री रेडिएट होती हैं प्लांट्स से, तो वो वापस कहां पे जाती हैं? ऊपर की तरफ, स्पेस की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। जब वो ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट बना हुआ है और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उनको रिलीज कर देते हैं। अब रिलीज करना इट इज एन अनडायरेक्शनल प्रोसेस। हो सकता है कि वो ऊपर स्पेस की तरफ चली जाएं, हो सकता है कि वो साइड्स पे चली जाएं और एन मुमकिन है कि वो रेडिएशंस दोबारा जमीन की सतह की तरफ आ जाएं। जो रेडिएशंस ऊपर चली गई उनका तो कोई मसला नहीं है, जो साइड्स पे जाती हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं और वापस उसको जमीन की तरफ भेज देते हैं, और जो डायरेक्ट जमीन की तरफ आ रही हैं उनका काम क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा करवाते चले जाना। और जमीन का जब ओवरऑल पूरे ग्लोब का दर्जा हरारत इक्वली इंक्रीज करेगा तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग सिंपली अगर हम लिखना चाहें, ओवरऑल इंक्रीज in temperature around the biosphere. This is known as global warming. Alright students, अब फिर इसके साथ ही साथ हमें वजूहात का भी पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में आ क्यों रहा है। ऑलराइट, ये भी समझ लीजिएगा। Causes of greenhouse effect. Alright students, क्या क्या वजूहात पॉसिबल हैं? The first one, over urbanization. Alright, deforestation and industrialization. And number 4, the ultimate root cause, over population. Alright students, इन तमाम वजूहात को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे इंसानी आबादी में बेतहाशा जो इजाफा हुआ है
यही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आबादी में इजाफा हुआ, लोग देही जिंदगी छोड़ के शहरी जिंदगी की जाने मूव होना शुरू हो गए, फिर साथ ही एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ गए, और इस सब के अंदर इस हजूम को क्रिएट करने के साथ साथ अपनी फैसिलिटीज के लिए जो इंडस्ट्रीज बनाई वहां पे भी फॉसिल फ्यूल्स जलाना शुरू हो गए, जो व्हीकल्स तैयार किए वहां पे भी फॉसिल फ्यूल्स चलाना शुरू हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हुए एटमॉस्फेयर में एक पूरे ब्लैंकेट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमें जो काम नजर आ रहा है वो ये है कि सारी की सारी जमीन के ऊपर आहिस्ता 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 दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं हमारे इर्द गिर्द, जो मौसमियाती हालात हैं, उनमें अजीबो गरीब किस्म के तगय्युरात हमें नजर आते हैं। इस तरह की तब्दीलियां कि जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की हुई, कि कई कई साल तक खुदा ना खास्ता बरसात नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, और अगर होने पे आए तो कई कई दिनों तक इसी तरह मुसलसल चलती रहें। तो ये सब चीजें हमें इस बात का पता बताती हैं कि कहीं तो कोई गड़बड़ है। देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग एवरीथिंग रॉन्ग, एंड दे आर द ह्यूमन एक्टिविटीज। और इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सारे का सारा काम जो है अल्टीमेटली खराबी की तरफ चलता चला जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम लिखना चाहें, आपको याद होना चाहिए पहली बात, ओवरऑल इंक्रीज in temperature, all right, change in climate, or we can say drastic change in climate, all right, melting of glaciers and overall increase को हम ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये देखने में हमें छोटी छोटी तब्दीलियां लग रही हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पीने का पानी भी अब खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि पानी में कहीं ना कहीं खराबी आ चुकी हुई है। इसी तरह आपका वो एटमॉस्फेयर, वो हवा जिसे हम खुशगवार समझते हैं बारिश होने के बाद, असल में वो जो खुशगवार एहसास है वो तो अल्लाह ताला ने पहले से बना के दिया हुआ था, खराब तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने खुद किया हुआ है। ऑलराइट, तो इन सब चीजों पे गौर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब हम ऐसे रिसोर्सेज अपनाने की तरफ जाएं कि जहां पे हमें पता चले कि फॉसिल फ्यूल्स कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट होती हैं, और तो और इस तरह की रेडिएशंस वगैरह कि जो जमीन के लिए अच्छी हैं वो जमीन तक पहुंचे, लेकिन जो खराब हैं उसके लिए ओजोन को रीबिल्ड करने की कोशिश की जाए, CFCs वगैरह से छुटकारा हासिल किया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी के साथ जो सब्सिक्वेंट पार्ट है दैट इज अबाउट द एसिड रेन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लफ्ज से ये चीज तो नजर आ रही है आपको कि एसिड रेन का मतलब क्या है कि तेजाबी बारिश। अब तेजाबी बारिश देखने में तो एक बड़ी सिंपल सी चीज नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे आपका एक पूरा साइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है स्टूडेंट्स। उस साइक्लिक मैकेनिज्म को अगर हम लिखना चाहें आसान तरीन अल्फाज में, तो हमें पता चलता है कि ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इन ऑक्साइड्स को अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है। ऑलराइट, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, and when they combine with the water they make up nitric acid or nitrous acid, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। ऑलराइट, और ये सारे का सारा रिएक्शन हो कहां पे रहा है, आपके पास जब बारिश होगी, क्योंकि रेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर they will be turned into acids. Alright? अब ये समझने वाली चीज है स्टूडेंट्स, ये इतना आसान सा मैकेनिज्म हमें जो देखने में लग रहा है ये इतना आसान है नहीं। अगर हम पहले नंबर पे बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इसको जरा गौर से समझिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती कहां पे है, पहले तो आपके ज़हन में ये आना चाहिए।
हमारे पास जो बहुत सारे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन्स हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि वहां पे अबंडेंटली कौन मौजूद है हवा में, दैट इज नाइट्रोजन। तो उस कंबशन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो रही है हवा में। जब वो हवा के अंदर आ रही है तो यहां पे क्या किया जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में जाते हुए पता चलता है कि सोलर रेडिएशन से ही एनर्जी लेते हुए इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड और पानी के साथ कंबाइन करके ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड। अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बना है, जब खुदा न खास्ता प्रेसिपिटेशन किसी भी सूरत में वो सिंपल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में या स्नो की शक्ल में या फॉग की शक्ल में जब भी जमीन की तरफ आएगा पानी, तो अब वो खाली पानी नहीं होगा बल्कि तेजाब बन चुका होगा। ऑलराइट, फिर इसी तरह जो दूसरी चीज हमें नजर आ रही है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको भी समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि बुनियादी तौर पे ये सल्फर आ कहां से रहा है। ये सल्फर मौजूद कहां पे है, हमारी बॉडीज के अंदर, प्लांट्स की बॉडीज के अंदर। और फिर जब इसी तरह जो बहुत सारे प्रिमिटिव एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद, डीकंपोजिशन के बाद, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और उन फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो वहां से भी एमिट हो रही है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड अगेन सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू SO3। फिर इसको जब कंबाइन किया जाएगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, इट विल बिकम H2SO4। अब ये जो एसिड बना है इट विल कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ दैट वेरी डेंजरस एसिड। ऑलराइट, अब ये जो तेजाब जमीन की तरफ वापस आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिएगा कि हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो हर वक्त मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूद होने की वजह से अगर हम यूं कहें कि द रेन इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक, तो ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे पास जब भी बारिश होती है तो ऑलमोस्ट उसकी pH 6 तो है, लेकिन जैसे जैसे इन एसिड्स का कॉम्बिनेशन उस बारिश के पानी में मिलता चला जाएगा तो pH रिड्यूस होके हो जाती है अप टू 3। अब आपके ज़हन में यह सवाल आना चाहिए कि इस लिहाज से तेजाबियत में कितना इजाफा हुआ। तो यह बात गौर तलब है स्टूडेंट्स कि जो फिगर्स में हमें सिर्फ 3 डिजिट्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, असल में यह बारिश 1000 गुना ज्यादा तेजाबी हो चुकी है। अब इस तेजाबियत को लेके जब ये एसिड्स वापस जमीन की तरफ आते हैं तो ह्यूमंस के अंदर इंफेक्शंस कॉज कर सकते हैं, हमारे जो मवेशी वगैरह होते हैं उनमें बीमारियां फैल सकती हैं, हमारी खड़ी फसलें खराब हो सकती हैं, और तो और वो मिनरल्स वगैरह जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर हम गौर करें कि ये जो मिनरल्स वगैरह सॉइल के अंदर मौजूद हैं, जब एसिड के प्रोटॉन जमीन में जाते हैं तो वो भी इनको सॉइल की बजाय निचली लेयर सब सॉइल वगैरह में पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एनरिच्ड सॉइल होती है उसमें इन मिनरल्स वगैरह की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये इन एसिड रेन्स के नुकसानात हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम पूरे साइकिल पे गौर करना चाहें तो ये कभी नहीं होता कि जिस जगह से फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए या जिस जगह से ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हुई वो उसी जगह पे दोबारा एसिड रेन होगी, क्योंकि हवा का तो अपना साइकिल चल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि एक जगह से कहीं से ये गैसेस प्रोड्यूस हुई और प्रोड्यूस होने के बाद वो जाके कंडेंस्ड वाटर के साथ किसी कई 100 किलोमीटर दूर फासला तय करने के बाद जाके उसके साथ कंबाइन हो गई। तो असल में सोर्स किसी एक जगह पे होगा और बारिश किसी दूसरी जगह पे पॉसिबल है। और अगर कोई ऐसी जगह है कि जहां पे पहले ही बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एसिडिक फ्यूम्स आपको हर वक्त फील होते रहते हैं। जैसे ही प्रेसिपिटेशन होगी किसी भी फॉर्म में तो वो एसिड दोबारा जमीन की तरफ आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तमाम नुकसानात आपने अपने जहन में रखने हैं और इसकी वजह से इस चीज पे भी गौर करना है कि हम इन चीजों में किस तरह से कमी ला सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन एट द एंड एक टेबल आपकी जो कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में इसका जिक्र किया गया है कि एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हैं। वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की गई है दैट इज अबाउट द ताजमहल, और वहां पे एक लफ्ज लिखा गया है दैट इज स्टोन कैंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात भी गौरतलब है कि बुनियादी तौर पे ये मार्बल वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर भी एसिड्स के हमेशा करोसिव इफेक्ट्स होते हैं, और उन करोसिव इफेक्ट्स की वजह से जो हमारे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे एसिड रेन्स की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो चुके हुए हैं, और तो और जो खड़े जंगलात हैं अगर वहां पे एसिड रेन होती है
तो बहुत ज्यादा दरख्तों की तबाही हो जाती है, बहुत ज्यादा पौधे खराब हो जाते हैं और जमीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए फिट नहीं रहती। तो इन सब चीजों पे स्टूडेंट्स खुद भी गौर करें, दूसरों को भी ये अवेयरनेस दें ताकि हम इस माहौल को दोबारा से स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके आ सकें, ताकि हम खुशगवार माहौल में जिंदा रह सकें। राइट स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।